हेलो दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वैदिक सभ्यता की ओर, क्योंकि लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का वैदिक सभ्यता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैदिक सभ्यता का जो काल है वो मुख्यतः कितना माना गया है? 1500 से लेकर के 600 बीसी के काल को वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। वैदिक सभ्यता को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, जिसको बोलते हैं हम लोग उत्तर वैदिक काल और एक बोलते हैं दक्षिण वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और एक ऋग वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल को जो काल होता है उसको बोलते हैं 1500 से लेकर 1000 बीसी के काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल का जो काल समय था वह 1000 से लेकर के 600 बीसी के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। याद रखिएगा। वैदिक सभ्यता जो है वह किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता देखे थे हम लोग लास्ट वीडियो में, वह शहरी सभ्यता या नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यानी काफ़ी विकसित सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और हम लोग देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो मातृ प्रधान पर आधारित था, लेकिन वैदिक सभ्यता जो है पितृ प्रधान पर आधारित है। मतलब उसमें प्रधान कौन होता था? घर का प्रधान कौन होता था? मुखिया कौन होता था? पिता होते थे। ठीक है, और पिता के आधार पर ही वंश का तय किया जाता था। ठीक है, तो दोनों को कंपेयर करके पढ़ने से याद रहेगा। इसलिए वैदिक सभ्यता को जब हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा सा सिंधु घाटी सभ्यता से उसको तुलना करने से ज़्यादा क्वेश्चन याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि आर्य के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि वैदिक सभ्यता का जो विकसित करने का जो काम किया था वो कौन किया था? आर्य वाला लोगों ने किया था, आर्य लोगों ने किया था। इसलिए आर्यों द्वारा जो सभ्यता का विकास किया गया उसका नाम दिया गया क्या? वैदिक सभ्यता। याद रखिएगा। आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत भाषा थी। तो आर्य कहाँ से भारत में आए थे? याद रखिएगा कि आर्य जो लोग भारत में आए थे वो कहाँ से आए थे? पंजाब और अफगानिस्तान से आए थे। ठीक है, और लेकिन मैक्स मुलर ने उसका निवास स्थान कहाँ बताया? मध्य एशिया। मतलब क्या आर्य के आगमन भारत में मैक्स मुलर ने कहाँ बताया? मध्य एशिया। मतलब कि मैक्स मुलर ने बोला कि मध्य एशिया से आर्य जो है भारत में आए हैं। लेकिन उसका जो दो मत है, पहला मत क्या है? पंजाब और अफगानिस्तान, और मैक्स मुलर ने बोला कि नहीं ये मध्य एशिया से आए हैं। तो जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा उस हिसाब से आप लोग मार सकते हैं, टिक लगा सकते हैं। यदि क्वेश्चन सिंपली पूछेगा आर्य का आगमन कहाँ से हुआ था? पंजाब और अफगानिस्तान से। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा मैक्स मुलर ने आर्यों का आगमन किस स्थान से बताया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य एशिया से। ठीक है, याद रखिएगा। आर्य जो पीने के लिए जो प्रयोग करते थे वो क्या करते थे? सोम रस का प्रयोग करते थे। अब सोम रस जो था वनस्पति से तैयार किया जाता था। कुछ पत्ते को पीस करके उन्होंने एक रस तैयार करता था, उसी को उन्होंने पीने के उपयोग में लाते थे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा कि आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता थी वही वैदिक सभ्यता कहलाई, वही ग्रामीण सभ्यता थी। चलिए हम लोग देखते हैं प्रशासनिक इकाई के बारे में। प्रशासनिक इकाई कैसा था? तो उसका 5 भागों में प्रशासनिक इकाई बटा हुआ था। एक था कुल, फिर ग्राम, फिर विष, जन और राष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कुल जो था, कुल को ही परिवार कहा जाता था, और परिवार का मुखिया कौन होता था? पिता होता था। ठीक है, और पिता को क्या कहा जाता था? मुखिया के रूप में कुलप कहा जाता था। याद रखिएगा। यानी कि उसका समाज कैसा था? पितृ प्रधान पर आधारित था, यानी कि पिता ही मुखिया होता था घर का। ठीक है, इसके याद रखिएगा। और दूसरा नंबर में कौन होता था? ग्राम होता था। ग्राम का प्रमुख कौन होता था? ग्रामीण होता था। याद रखिएगा। ठीक है, और विष का मतलब जैसे यहाँ पर देखिए, विष का मतलब होता है कि यहाँ पर पंचायत, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक जिला टाइप जैसे बोल सकते हैं, तहसीलदार जिसको बोल सकते हैं। विष का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? तहसीलदार। ठीक है, यहाँ जन जिला नहीं होता है, जन का मतलब क्या हो गया? राज्य हो गया। ठीक है, और विष का मतलब क्या हो गया? तहसीलदार हो गया। तहसीलदार या जिला डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं। यानी कि डिस्ट्रिक्ट का जो प्रधान होता था कौन होता था? विषपति होता था। और जन का जो शासक था, निजन का जो प्रधान होता था कौन होता था? जनपति होता था। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं हम लोग कि देखिए सबसे पहले क्या होता है? परिवार होता है, और परिवार से बहुत सारे परिवार यानी बहुत सारे घर के मिलने से क्या होता है? गांव का निर्माण होता है, और गांव से बहुत सारे गांव में मिल करके उस समय क्या होता था? जिला हुआ करता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विष कहते हैं। और फिर बहुत सारे जिला के मिलने से फिर राज्य का निर्माण होता था, और बहुत सारे राज्य के निर्माण होने से राष्ट्र का निर्माण होता था। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 20 लिखा हुआ है, तो 20 का मतलब यहाँ पर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट। और जन का मतलब जो लिखा हुआ है, जन का मतलब यहाँ पर क्या होता है? राज्य होता है। याद रखिएगा। ठीक है, तो कुल यानी परिवार जो था प्रशासनिक इकाई में सबसे छोटा इकाई था। यानी क्वेश्चन पूछेगा वैदिक काल में जो प्रशासनिक इकाई का सबसे छोटा इकाई का नाम क्या था? तो कुल यानी परिवार, और उसका प्रमुख कौन होता था? तो पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। याद रखिएगा। ठीक है, और या फिर कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि इसको अवरोही क्रम में सजाए या फिर आरोही क्रम में सजाए, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। तो याद रखिएगा सबसे छोटा परिवार था, उसके बाद ये उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा ये है,
विश्व है, उससे बड़ा जन है, उससे बड़ा क्या है, राष्ट्र है। यानी सबसे बड़ा इकाई का नाम क्या था, राष्ट्र था, सबसे छोटी इकाई का नाम क्या था, कुल या परिवार था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ कुल और परिवार वाला, इसको ध्यान से हम लोग देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था के बारे में, ठीक है। वर्ण व्यवस्था कैसा था उसका, तो देखिए, तो ऋग्वेदिक जो समाज था, ऋग्वेदिक का जो समाज था वो 4 इकाई में बटा हुआ था, 4 गो वर्ण में बटा हुआ था। इसका उल्लेख 10वें मंडल में किया गया है। यानी ऋग्वेद के 10वें मंडल में चातुर्वर्ण समाज का उल्लेख किया गया था, और उसमें चातुर्वर्ण समाज मतलब 4 गो वर्ण का उल्लेख किया गया है। और कौन कौन सा वर्ण है, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मतलब उत्तर वैदिक जो काल था वह टोटली वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, ठीक है। उत्तर वैदिक काल अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग इसको हम लोग ऋग्वेदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। ऋग्वेदिक काल जैसे कंप्लीट हो जाएगा चलेंगे उत्तर वैदिक काल की ओर। तो ऋग्वेदिक जो समाज था वह टोटल वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। और कितने वर्ण पर, 4 गो वर्ण पर। कौन कौन सा 4 गो वर्ण है, एक है ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण कहाँ से पैदा हुए थे, तो वो कहा जाता है वैदिक काल में ब्राह्मण जो है वह ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे। क्षत्रिय जो थे वो कैसे पैदा हुए थे, ब्रह्मा के मतलब ब्राह्मण के भुजाओं से पैदा हुए थे। और वैश्य जो थे वह जांघों से पैदा हुए थे, ठीक है। और शूद्र जो थे वो पैरों से पैदा हुए थे, ठीक है। ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुए थे, ब्राह्मण लोग। और भुजाओं से कौन पैदा हुए थे, क्षत्रिय। और जांघों से कौन पैदा हुए थे, वैश्य। और शूद्र कहाँ किससे पैदा हुए थे, तो पैरों से पैदा हुए थे, ठीक है। ब्राह्मण लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका मुख्य व्यवसाय था पूजा करना, ठीक है। और क्षत्रिय लोग को मेन काम क्या था, युद्ध में भाग लेना, ठीक है। वैश्य लोगों का मेन काम था क्या, व्यापार करना। और शूद्र लोगों का मेन काम क्या था, सेवा करना। इसका क्या था, प्रमुख व्यवसाय था। यानी कि इसका जो व्यवसाय है, यानी कि हम लोग देख रहे हैं ऋग्वेदिक काल में जो व्यवसाय है वह किस आधार पर बटा हुआ है, तो व्यवसाय जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित बटा हुआ है। वो सबका अपना अपना अलग अलग काम क्या हुआ है, बटा हुआ है, ठीक है। ये ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं, ब्रह्मा के भुजाओं से, ये जांघों से वैश्य, और ये जो है पैरों से पैदा हुए। और सभी का अपना अलग अलग क्या है, ड्यूटी है, नहीं काम है, ठीक है। याद रखिएगा ऋग्वेदिक काल वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रत्नी के बारे में। रत्नी क्या थे, तो रत्नी कौन होते थे, रत्नी जो थे अधिकारी हुआ करते थे। रत्नी कौन हुआ करते थे, अधिकारी हुआ करते थे। और वह काम क्या करते थे, देखिए इस तरह से वैदिक काल में रत्नी नामक 12 गो अधिकारी हुआ करते थे। कितने अधिकारी, 12 गो। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी के बारे में हम जिक्र किए हैं, जैसे कि एगो सूत नामक अधिकारी हुआ करते थे। तो सूत क्या करते थे, वो राजा का सारथी हुआ करता था, राजा का सारथी हुआ करता था। यानी कि रत्नी क्या करते थे, मेन काम ये क्या करते थे, राजा की सहायता करते थे। रत्नी नामक अधिकारी की संख्या 12 हुआ करती थी। वो क्या करते थे, राजा की सहायता करते थे। और वो किस रैंक में थे, अधिकारी रैंक में आते थे। जैसे कि पहला एक रत्नी का एग्जांपल लिए सूत, तो सूत क्या करते थे, राजा का सारथी हुआ करते थे। एक रथकार नामक रत्नी अधिकारी क्या करते थे, तो राजा की सवारी का प्रबंधन करते थे। राजा की सवारी का प्रबंधन करते थे, रथों का युद्ध में जो रथ रहता था उसका देखभाल करते थे, ठीक है। और एगो कमादी नामक अधिकारी हुआ करते थे, कमादी जिसको बोलते हैं भागदूत, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो टैक्स को एकत्रित करने का काम करते थे, ठीक है। इसी प्रकार से और भी अधिकारी होते थे, जैसे कि हो गया वाजपति। तो वाजपति क्या करते थे, वाजपति क्या करते थे, गोचर भूमि का मतलब कि पशु को चराने के लिए जो भूमि था उसको उपलब्ध कराते थे, ताकि गाय या पशु लोग क्या कर सके, चर सके, ठीक है। तो वाजपति का काम क्या था, गोचर भूमि का अधिकारी कहलाता था। इसी प्रकार से एक उग्र नामक अधिकारी था। तो उग्र नामक अधिकारी क्या करते थे, अपराधी को पकड़ने का काम करते थे। तो इस तरह से कितने रत्नी होते थे, 12 गो रत्नी अधिकारी होते थे। कौन, कहाँ पर, वैदिक काल में। याद रखिएगा कि 12 को रत्नी अधिकारी होते थे। सभी का अपना अपना कुछ क्या किया गया, ड्यूटी दिया गया था, ठीक है। और वो क्या करते थे, राजा की सहायता करते थे। इस प्रकार से वो क्या करते थे, टोटली राजा की सहायता करते थे। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, गुप्तचर के बारे में देखते हैं। गुप्तचर कितने थे वहाँ पर, वैदिक काल में 2 गो थे। एक का नाम क्या था, पूरब, और एक था स्पर्श। तो पूरब जो था, पूरब, ठीक है, वो क्या करते थे, दुर्ग यानी कि किला का रक्षा करते थे। जितने भी बड़े बड़े किला थे तो वो रक्षा करते थे, ठीक है, सेनापति के रूप में। और स्पर्श क्या करते थे, जनता की देखभाल करते थे। स्पर्श नामक गुप्तचर क्या करते थे, जनता की देखभाल करते थे। और इसकी सूचना किसको देते थे, वो राजा को देते थे। याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि
पूरब और स्पर्श नामक अधिकारी को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? गुप्तचर कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सभा और समिति के बारे में। तो गुप्त काल में जो सभा और समिति हुआ करते थे वो क्या करते थे? राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा और समिति वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। इस सभा जो हुआ करते थे वो ग्रामीण स्तर पर हुआ करते थे, जबकि समिति जो हुआ करती थी वो केंद्रीय स्तर पर हुआ करती थी, याद रखिएगा। और ग्रामीण स्तर पर जो हुआ करते थे उसका जो अध्यक्ष कौन क्या कहलाता था? उसका अध्यक्ष को सभापति कहलाता था। और जबकि केंद्रीय स्तर पर जो संस्था हुआ करती थी समिति, तो समिति का जो अध्यक्ष हुआ करता था कौन हुआ करता था? समितिपति, या फिर उसको कहते थे ईशान। तो आप लोग लुसेंट बुक या कोई बुक पढ़िएगा तो वहाँ पर ईशान का जिक्र किया गया है। तो ईशान कौन था? समिति का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसी को ईशान कहा गया है, जबकि सभा का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसको सभापति कहा गया है। सभा जो था ग्रामीण स्तर पर हुआ करता था, समिति जो था केंद्रीय स्तर पर हुआ करता था। सभा में वही भाग ले सकता था जो काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति है, और समाज के जो बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे या प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे वो उसी को भाग लेने का मौका मिलता था। किसमें? सभा में। और जबकि समिति में जो था कि राज्य के जितने भी आम नागरिक हैं सभी व्यक्ति क्या करते थे? इसमें भाग ले सकते थे। यानी कि इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? उच्च सदन। जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा होता है, तो राज्यसभा में क्या होता है कि सभी लोगों को उसमें भाग लेने का, कि चुनाव करने का अनुमति नहीं होता है, जबकि लोकसभा में सभी लोग भाग लेते हैं। तो उसी प्रकार से यानी कि सभा में जो थे केवल प्रतिष्ठित व्यक्ति को भाग लेने का मौका मिलता था, जबकि समिति में सभी आम नागरिकों को भाग लेने का मौका मिलता था। तो देखिए कि सभा का आयोजन कब किया जाता था? जब कोई ग्रामीण में विवाद होता था, ग्रामीण मामलों में जब कोई विवाद हुआ तब उस समय सभा का आयोजन किया जाता था। ठीक है, और समिति का आयोजन करने के लिए 2 रीज़न था। पहला रीज़न क्या था कि जब राजा का चुनाव कराना हो तो उस समय समिति का आयोजन किया जाता था, या फिर राज्य के महत्वपूर्ण मुद्दों पर जब विवाद हो गया हो, तो उसको सुलझाने के लिए फिर समिति बुलाया जाता था, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अथर्ववेद में जो है कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। मतलब सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ऐसा कहाँ कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं युद्ध का नेतृत्व। जैसे वैदिक काल में युद्ध का नेतृत्व कौन करते थे? स्वयं राजा करते थे। ठीक है, और उस युद्ध में कौन सा शब्द का प्रयोग करते थे? गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। गविष्ठ का मतलब होता है गायों की खोज। याद रखिएगा, वैदिक काल में गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, बहुत ज़्यादा। उसको हत्या करने वाले को, जो गाय की हत्या करते थे, उसको देश से निकाल दिया जाता था, मृत्युदंड दिया जाता था। इस प्रकार से व्यवस्था किया गया है। ठीक है, देखिए आप पढ़ते हैं हम लोग 10 राग युद्ध के बारे में। 10 राग युद्ध क्या थे? देखिए ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख किया गया है 10 राग युद्ध के बारे में। 10 राग नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि ये युद्ध होता है सुदास और 10 जनों के बीच में। तो सुदास कौन थे? भरत के राजा थे। और जो 10 जन थे वो क्या थे? 10 गो जनजातियों का एक समूह था। 10 जनजातियों का एक समूह था। तो एक तरफ कौन है? सुदास है, और एक तरफ क्या है? 10 जनजातियों के समूह है, और दोनों क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ाई कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पर? पुरुष्णी नदी के किनारे। पुरुष्णी नदी को अभी जो है, इसी नदी को, पुरुष्णी नदी को अभी रावी नदी बोला गया है। ठीक है, पुरुष्णी नदी का अभी आधुनिक नाम क्या है? इसको नाम चेंज करके अभी रावी नदी बोला गया है। ठीक है, तो पुरुष्णी नदी के किनारे यानी रावी नदी के किनारे दोनों के बीच में युद्ध होता है, और फाइनली जो होता है सुदास क्या होते हैं? विजय हो जाते हैं, यानी कि जीत जाते हैं। तो याद रखिएगा 10 राग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। और 10 राग युद्ध का नाम इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर सुदास और 10 जनों के बीच में युद्ध हुआ था। ठीक है, सुदास कौन थे? भरत के राजा थे। और 10 जन कौन थे? 10 गो जनजाति के समूह था। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं फिर विवाह और शिक्षा से संबंधित और ये गिग के बारे में। देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स से उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। जैसे विवाह यानी बाल विवाह। उत्तर वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। ठीक है, उसमें पर्दा प्रथा का भी प्रचलन नहीं था। पर्दा प्रथा किसको बोलते हैं? जैसे स्त्री लोग जो थे घूंघट लेकर के अपने चेहरे को ढक लेते हैं, या फिर बुर्का पहन करके अपने चेहरे को क्या करते हैं? ढक लेते हैं। तो इस प्रकार के प्रथा को क्या कहते हैं हम लोग? पर्दा प्रथा कहते हैं। तो इस तरह का कोई भी प्रचलन वैदिक काल में नहीं था। ठीक है, वैदिक काल में क्या था कि यदि कोई स्त्री का यदि पति मर जाता था, यानी कि विधवा महिला हो जाती थी, तो वो अपने देवर के साथ शादी भी कर सकती थी। ऐसा भी सिस्टम था, कोई दिक्कत नहीं था उसमें। ठीक है, और जो स्त्री जीवन भर अविवाहित रहती थी, उस व्यक्ति को, उस तरह के महिला को क्या बोला जाता था? अमाजू बोला जाता था। याद रखिएगा, अमाजू।
ठीक है। जीवन में कभी भी शादी न करने वाले महिला को अमाजू कहा जाता था, ठीक है। स्त्री लोग जो थी वो शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, कोई रोक टोक नहीं था, ठीक है। वैदिक काल में यज्ञ में भी स्त्रियाँ लोग भाग ले सकती थी, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि आर्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो आर्य के बारे में मतलब कि हम लोग ऋग्वेदिक काल के बारे में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए आर्यों का जो मनोरंजन का जो साधन था, आर्य लोग क्या मनोरंजन करते थे, तो संगीत गाते थे अपना, है ना, रथ दौड़ाते थे, घोड़ा को दौड़ाते थे, ये क्या था, आर्यों का मनोरंजन के साधन थे, ठीक है। लेकिन उसका मेन यानी कि मुख्य व्यवसाय क्या था, उसका मुख्य व्यवसाय था कि पशुपालन और कृषि। सबसे पहले उन्होंने यानी कि ऋग्वेदिक काल में आर्यों ने सबसे पहले पशुओं को पालना स्टार्ट कर देता है, और उत्तर वैदिक काल जाते जाते क्या करने लगते हैं, उन्होंने कृषि भी करने लगते हैं, यानी खेती भी करने लगते हैं, यानी पशु का यूज उन्होंने खेत में भी करने लगते हैं। याद रखिएगा, यानी कि मेन व्यवसाय यदि पूछेगा और यदि एक ही ऑप्शन देगा तो टिक लगाना है पशुपालन में, और यदि ऑप्शन 2 को देगा कि पशुपालन तथा कृषि इस तरह से, तो आप वहाँ पर दोनों में टिक लगा सकते हैं, पशुपालन एवं कृषि में, ठीक है। लेकिन मेनली व्यापार उसका क्या था, उसका मुख्य व्यवसाय क्या था, पशुपालन था, ठीक है। और उन्होंने अभी हम बताएं गाय जो था, गाय को काफ़ी महत्व दिया करता था, किसमें, ऋग्वेदिक काल में। उसको अधन्या कहा जाता था। अधन्या मतलब ना मारे जाने की श्रेणी में उसको रखा गया था गाय को, और जो भी गाय का हत्या करते थे उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था या फिर देश से निकाल दिया जाता था, ठीक है। इस तरह का दंड का प्रावधान किया गया है किसमें, वैदिक काल में, याद रखिएगा, ठीक है। आर्यों का जो प्रिय पशु था, तो उस प्रिय पशु को बोला जाता था क्या, घोड़ा, और प्रिय देवता को बोला जाता था क्या, इंद्र, ठीक है। यानी आर्यों का प्रिय पशु का नाम क्या था, प्रिय पशु का नाम था घोड़ा, और प्रिय देवता क्या थे, इंद्र थे, याद रखिएगा। आर्यों द्वारा खोजे गए धातु का नाम क्या था, याद रखिएगा। आर्यों द्वारा जो खोजे गए धातु का नाम था लोहा। यानी कि देखिए कि सिंधु सभ्यता में हम लोग देखे थे कि कौन सा धातु का खोज किया गया था, तो तांबा धातु का, कुल्हाड़ी सब बनाया गया था तांबा का, ठीक है। लेकिन वैदिक काल जैसे आता है, ऋग्वेदिक काल, तो उसमें क्या होता है कि आर्य लोगों ने कौन सा आविष्कार कर लिया, लोहा धातु का खोज कर लिया, ठीक है। और ये लोहा जो है, इसका नाम क्या रखा उन्होंने रखा था श्याम अयस्क। लोहा का नाम क्या रखा था, श्याम अयस्क नाम रखा था, याद रखिएगा, अयस्क, ठीक है, श्याम अयस्क नाम रखा था। और तांबा का इन्होंने क्या कहता था, तांबा को कहता था लोहित अयस्क, ठीक है। तांबा को लोहित अयस्क कहता था, याद रखिएगा। यानी लोहा का जो खोज हुआ था आर्यों के द्वारा किया गया था ऋग्वेदिक काल में, यानी कि वैदिक काल में, ठीक है, लोहा का खोज। अब देखते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में, जैसे पनी किसे कहा जाता था, याद रखिएगा कि व्यापार के लिए जो दूर दूर जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा लेन देन किया जाता था। उस समय तो मापतोल की प्रणाली था ना, यानी कि लेन देन किसके माध्यम से होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था, ठीक है। सूदखोर किसे कहा जाता था, नहीं, वेकनोट या फिर सूदखोर किसे कहा जाता था, यदि कोई व्यक्ति ऋण दे करके उससे ब्याज वसूल रहा है तो उस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाता था, सूदखोर कहा जाता था, याद रखिएगा। उस समय जो था अग्नि देवता को पूजा किया जाता था। अग्नि देवता की पूजा इसलिए किया जाता था क्योंकि वो मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ का काम करता था। इसका मतलब क्या हुआ, इसको ध्यान से देखिए, समझिए। बोले अग्नि और अग्नि देवता की पूजा इसलिए किया जाता था क्योंकि अग्नि देवता किस रूप में काम करता था, मनुष्य और देवता के बीच में मध्यस्थ का काम करता था। मतलब होता है कि जैसे कि मनुष्य की प्रार्थना, जैसे कि लोग वहाँ के मानते थे, वैदिक काल के लोग मानते थे कि हमारी जो मनुष्य की जो प्रार्थना है और आहुति है, हम जो मांग रहे हैं, वो क्या करेंगे, अग्नि देवता जो है हमारी बातों को देवता तक पहुँचाने का काम करते हैं, ठीक है। मनुष्य लोग क्या समझते थे वैदिक काल में कि हमारी प्रार्थना और हमारे जो आहुति है, जो हम देवता से मांग रहे हैं, ये अग्नि देवता क्या करते हैं, देवताओं से पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। इसलिए अग्नि देवता की पूजा करते थे, ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो महर्षि कर्नाद को कहा जाता है, ठीक है। तो महर्षि कर्नाद को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बोला था कि जितने भी पदार्थ है, ठीक है, सभी का सभी परमाणुओं से बना हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सभी पदार्थ जो है परमाणु से मिलकर बना हुआ है। ये बात किसने कहा था, महर्षि कर्नाद ने कहा था, इसलिए इसे भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। और ये वैदिक काल में ही ये बात कहा था इन्होंने, याद रखिएगा, ठीक है। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी, देखिए ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी का नाम क्या था, सरस्वती था, ठीक है। ऋग्वेद का सबसे पवित्र नदी का नाम क्या है, सरस्वती है। और ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया है, गंगा नदी का उल्लेख एक बार किया गया है, याद रखिएगा। यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है, ठीक है। और सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार किया गया है, याद रखिएगा। सबसे अधिक बार उल्लेख
कौन सा नदी का किया गया है ऋग्वेद में? तो सिंधु नदी का, याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में जब राजा का अभिषेक किया जाता था, राजा जब गद्दी पर बैठते थे, यानी कि राज्य अभिषेक जब किया जाता था, तो उस समय राजसूग यज्ञ करना शुरू कर देता है। कौन सा यज्ञ? राजसूग यज्ञ। राजसूग यज्ञ करना शुरू कर देते हैं, यज्ञ करना शुरू कर देते हैं। कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। चलिए देखते हैं उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाते हैं कि जैसे देखिए हम लोग कि ऋग्वेदिक काल में सबसे प्रिय देवता का नाम क्या था? इंद्र था। लेकिन उत्तर वैदिक काल जैसे आता है तो प्रिय देवता कौन होता है? प्रजापति हो जाते हैं। प्रजापति सबसे प्रिय देवता हो जाते हैं। विष्णु ने जो 3 पगों का उल्लेख किया है, मतलब कि विष्णु भगवान जो थे 3 पैर से ही पूरा ब्रह्मांड को नाप दिए थे, ठीक है। तो उसका उल्लेख भी उत्तर वैदिक काल में ही किया गया है, याद रखिएगा। ऋग्वेदिक काल का जो व्यवसाय जो था वो वर्ण पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो व्यवसाय था वो अब किसके आधार पर हो गया? जन्म के आधार पर हो गया, याद रखिएगा। जन्म का मतलब ये हो गया, जैसे देखिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वर्ण का मतलब 4 गो वर्ण था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो वह अब व्यवस्था अब खत्म हो गया। उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर व्यवस्था तय किया गया। इसका मतलब क्या कि देखिए जिस व्यक्ति का जन्म जिस वर्ण में होगा, ठीक है, उसका जैसे कि उसका पिता जिस वर्ण में है, उसका बेटा भी उसी वर्ण का ही व्यवसाय का प्रयोग करेगा। जैसे मान के चलिए कि कोई ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण है, ठीक है। अब ब्राह्मण कास्ट में किसी बेटा का जन्म हुआ है, तो इसका बेटा भी क्या करेगा? अब ब्राह्मण वाला यानी कि पूजा पाठ ही काम करेगा पूरा जिंदगी भर, ठीक है। इसको बोलते हैं जन्म के आधार पर व्यवसाय तय किया जाना। जबकि ऐसा कोई भी फिक्स्ड ऋग्वेदिक काल में नहीं था। ऋग्वेदिक काल में यदि कोई ब्राह्मण कास्ट में भी यदि बच्चा पैदा होता है तो वो अपने यानी कि वर्ण के आधार पर जो है वो अपना ब्राह्मण जैसे पैदा हुआ, तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं कि वो ब्राह्मण यानी पूजा पाठ का ही काम करेगा, वह युद्ध में भी भाग ले सकता था। मतलब कोई अपना एक पोस्ट चुनने का उसको अधिकार था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया कि यह फिक्स्ड कर दिया गया कि नहीं, जन्म के आधार पर ही जिस परिवार में जिस आपको वंश में आपको जन्म होगा, उसी परिवार के आधार पर ही आपको क्या होगा कि व्यवसाय का अधिकार मिलेगा, ठीक है। यदि मान कर चलिए किसी का जन्म क्षत्रिय में हुआ है, ठीक है, कोई व्यक्ति का जन्म क्षत्रिय में हुआ है, तो उसका पापा जो है यदि क्षत्रिय है तो उसका बेटा भी क्या हो जाएगा? क्षत्रिय बन जाएगा, और उसको क्षत्रिय से रिलेटेड ही काम करना पड़ेगा। क्षत्रिय का काम क्या होता था? युद्ध में भाग लेना, सेनापति की भूमिका निभाना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय जो हो गया किसके आधार पर हो गया? जन्म के आधार पर। जबकि ऋग्वेदिक काल में क्या था? वर्ण के आधार पर था। यानी कि जन्म के आधार पर मतलब होता है व्यक्ति का जो व्यवसाय होता है परिवार के व्यवसाय पर निर्भर करने लगा। व्यक्ति का व्यवसाय किस पर निर्भर करने लगा? उसके परिवार पर, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहा जाता था? सीरा कहा जाता था, और हल रेखा को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। इसको आप लोग याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। देखिए उत्तर वैदिक काल में मुद्रा, जो मुद्रा था यानी कि जो रुपया पैसा था, तो उसको मुद्रा के रूप में निष्क और शीतमान का नाम उल्लेख किया गया है। लेकिन उस तरह के मुद्रा में किसी का भी कोई भी आकृति सब नहीं मिला है, कोई फिक्स्ड वजन नहीं होता था उस मुद्रा का, ठीक है। तो नाममात्र की मुद्रा चलाया गया था उत्तर वैदिक काल में, जिसको हम लोग निष्क और शतमान के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए सांख्य दर्शन क्या था? तो सांख्य दर्शन जो है कि देखिए अभी हम लोग पढ़ेंगे दर्शन के बारे में, लेकिन हम लोग देख रहे हैं अभी एक पार्टिकुलर दर्शन है जिसको बोलते हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो होता है सबसे प्राचीन दर्शन में से एक है, और इसमें तत्वों की संख्या कितनी बताई गई है? 25 को तत्व है, जिसमें पहला तत्व का नाम क्या है? प्रकृति है। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है शैतमेय जयते। शैतमेय जयते जो वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? कौन सा उपनिषद से लिया गया है? तो हम बताए थे उपनिषद की संख्या 108 को होता है, उसमें से एक उपनिषद जिसका नाम है मुंडकोपनिषद। तो मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? शैतमेय जयते लिया गया है। और शैतमेय जयते में इसी उपनिषद में मतलब कि मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव या टूटी हुई नाव से किया गया है। यदि क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछेगा कि यज्ञ की तुलना फूटी हुई या टूटी हुई नाव से किया गया है, कौन से उपनिषद में ये बात जिक्र किया गया है? याद रखिएगा मुंडकोपनिषद में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से क्यों किया गया है? इसका मतलब यह होता है कि यज्ञ करने से आपको ज्ञान की प्राप्ति होगा, महाज्ञान की प्राप्ति होगा, लेकिन यज्ञ करना ही यानी ज्ञान प्राप्त करना ही आपका जो है अंतिम लक्ष्य नहीं है। इसका मतलब क्या कि जिस प्रकार से टूटी हुई नाव से जो है आप अपना लक्ष्य की ओर नहीं जा सकते हैं। आपका जो मान के चले कि आपका ये नदी है और आपका नाव जा रहे हैं, आपका नाव टूट गया, तो क्या आप अपना लक्ष्य पर जा सकते हैं? आपका जहाँ जाना था पहुँच सकते हैं? नहीं पहुँच सकते हैं। इसी प्रकार से जो है
कि यज्ञ करना ही आपका जो है मेन लक्ष्य नहीं है, ठीक है, मेन लक्ष्य नहीं है। उससे आप भले आपको ज्ञान और महाज्ञान की प्राप्ति होगा, लेकिन वो मनुष्य का मेन लक्ष्य नहीं है। तो ये बात कहाँ किया गया है, मुंडकोपनिषद में किया गया है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाकाव्य के बारे में। तो महाकाव्य की संख्या कितनी है, 2 है, एक महाभारत है, एक रामायण है, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम क्या है, जय संहिता है। ये कभी एग्जाम में पूछ लेता है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, कौन, महाभारत, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत है। इसकी रचना किसने किया था, याद रखिएगा, वेद व्यास जी ने किया था। वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना किया था। जबकि रामायण को क्या कहा जाता है, आदि काव्य कहा जाता है। आदि काव्य यदि पूछेगा तो कौन हो गया है कि रामायण। और रामायण की रचना किसने किया था, महर्षि वाल्मीकि ने कहा था, इसलिए इसको आदि कवि कहा जाता है। तो पूछेगा आदि कवि किसे कहा जाता है, तो महर्षि वाल्मीकि जी को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गोत्र की रीति, गोत्र की जो रीति है, यानी कि गोत्र, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि सब बोलता है ना कि कौन सा गोत्र में आती हो, ठीक है। तो यानी कि गोत्र से क्या पता चलता है, उसके वंश का पता चलता है, उसके पूर्वजों का वंश का पता चलता है। तो ये भी किसका देन है, तो उत्तर वैदिक काल का देन है, ठीक है। ये भी किसका देन है, उत्तर वैदिक काल की देन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं श्राद्ध के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि जैसे अभी कोई भी व्यक्ति के जब मृत्यु हो जाता है तो क्या किया जाता है, श्राद्ध का संस्कार किया जाता है, ताकि उसके पूर्वजों से उसके पूर्वजों का आवाहन किया जा सके और उसे आत्मा की शांति मिल सके। तो ये प्रथा नहीं, श्राद्ध की जो प्रथा है वो सबसे पहले कब शुरू किया गया था, तो देखिए थोड़ा सा हम चलते हैं महाभारत के काल में कि भीष्म पितामह जो थे, उन्होंने जब युधिष्ठिर को बता रहे थे कि एक अत्रि मुनि रहा करते थे, अत्रि मुनि। तो अत्रि मुनि ने क्या किए थे, निमि ऋषि को जब ज्ञान दे रहे थे तो उन्होंने एक श्राद्ध के बारे में बताए थे। यानी कि श्राद्ध के बारे में सबसे पहले किसने जिक्र किया था, अत्रि मुनि ने किसको ज्ञान दिया था, निमि ऋषि को। और उसका प्रयोग उन्होंने कब किया था, जब निमि ऋषि का जब अपना पुत्र था, आकस्मिक जब मृत्यु हो जाता है, तब जाकर के उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। तो याद रखिएगा, पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को बता रहे थे कि अत्रि मुनि ने इस श्राद्ध का ज्ञान सबसे पहले किसको दिया था, निमि ऋषि को दिया था। और निमि ऋषि ने सबसे पहले श्राद्ध की प्रथा को शुरुआत किया था। कब, जब निमि ऋषि का अचानक से उसका क्या होता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाता है उसका पुत्र का, ठीक है। निमि ऋषि के पुत्र का आकस्मिक मृत्यु हो जाता है, तब जाकर के उन्होंने क्या करता है, पूर्वजों का आवाहन करता है ताकि उसके आत्मा की शांति हो सके, और उन्होंने श्राद्ध की प्रथा को शुरुआत करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, प्रमुख दर्शन के बारे में और उसका प्रवर्तक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, बहुत आसान है, कोई हर चीज़ नहीं देखते हैं। देखिए दर्शन है और एक तरफ क्या प्रवर्तक है। जैसे बोलेगा चार्वाक दर्शन का प्रवर्तक कौन था, तो चार्वाक का चार्वाके था, ठीक है। योग का कौन था, पतंजलि, ठीक है। तो इसको याद रखना बहुत आसान है। पतंजलि के लिए क्या है, पतंजलि के लिए अभी कौन, रामदेव बाबा, वो क्या करते हैं, योग से जुड़ा हुआ है, तो इसको याद रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और देखिए न्याय के बारे में, तो न्याय के बारे में कौन बताया था, गौतम, ठीक है। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन था, गौतम था। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, गौतम बुद्ध जो थे बहुत न्यायिक व्यक्ति थे, ठीक है। और सांख्य दर्शन के बारे में आप याद रखिए कपिल, ठीक है। सांख्य के बारे में याद रखिए कपिल। 3 को तो आपको ऐसे याद रहेगा, ये वो अपने से याद रखना पड़ेगा। सांख्य के बारे में कौन, कपिल। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्या, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन थे, तो जेमिनी थे। पूर्व मीमांसा का जेमिनी, और उत्तर मीमांसा का कौन हो गया, बादरायन, ठीक है। और वैशेषिक का कौन हो गया, उल्लुक या कनाद या उल्लुक, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिए। सभी का ट्रिक से कभी भी याद मत रखिए, नहीं तो दिमाग क्या हो जाएगा कि इतना याद रखने का उसका जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है कि याद कुछ को आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए, पढ़ करके याद रखने का प्रयास कीजिए, हर वक्त को ट्रिक का इस्तेमाल मत कीजिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऋग्वेदिक काल नदियाँ। तो ऋग्वेदिक काल के कुछ नदियाँ हैं, यानी कि ऋग्वेदिक काल में जो नदियाँ था उसको भी नाम चेंज कर दिया गया है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे क्रुब नदी क्या था, प्राचीन नाम, उसका अभी क्या बोला जाता है, उसको कुरब बोला जाता है, ठीक है। कुभा जो नदी था ऋग्वेदिक काल का, तो उसको अभी बोला जाता है काबुल, अभी काबुल नदी बोलते हैं। विस्तता तो उसको अभी क्या बोलते हैं हम लोग, झेलम बोलते हैं, यानी झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, विस्तता, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा जरूर कि झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, विस्तता था। चिनाब नदी का वास्तविक नाम क्या था, अस्किनी था, उसको प्राचीन नाम क्या था, अस्किनी, यानी कि ऋग्वेदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था, अस्किनी कहा जाता था। रावी नदी, देखिए रावी नदी को क्या कहा जाता था,
प्राचीन नाम में उसको पुरुषनी कहा जाता था। ठीक है, सतलज नदी को प्राचीन नाम में क्या था, उसको सतुद्री कहा जाता था, सतुद्री। ठीक है, तो देखिए इसको कोई ज़्यादा टफ नहीं है, देखिए इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, 100 से सतलज है, 100 से सतलज हो जाएगा, 100 से सतुद्री हो जाएगा। ठीक है, पुरुषनी, देखिए पुरुषनी, पुरुषनी है, और ये क्या है, रावी है। तो देखिए